ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। चमोली में भारी बारिश के चलते एक बार फिर से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कई जगहों पर बंद हो गया है, जिससे ऋषिकेश जाने वाले यात्री मार्ग में फंसे हुए हैं। चमोली में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पीपलकोटी, चिमका, बाजपुर, नंदप्रयाग में बारिश हो गई है और इसे खोलने का काम भी जारी है, लेकिन लगातार हो रही बारिश से सड़क में दलदल और कीचड़ लगातार पहाड़ से बहकर आ रही हैं। ये तस्वीर देखिए आप, एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की टीवी स्क्रीन पर, जहां बद्रीनाथ के हाईवे अब बंद हो गए हैं लगातार हो रही बारिश की वजह से। नितिन सेमवाल संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नितिन, क्या जानकारी मिल रही है? क्या अब ये हाईवे खोल पाए हैं या अब भी बंद है? जी, लगातार बारिश हो रही है और अभी तक नेशनल हाईवे खुल नहीं पाए हैं। और लगातार अगर नेशनल हाईवे की बात करें तो छिनका, पीपलकोटी, बाज और लामबगड़ के अलावा जो पागल नाला है पास लगातार मार्ग बाधित हो रहा है, जिसकी वजह से घंटों तक तीर्थ यात्रियों को रास्ते में फंसना पड़ रहा है। इसके अलावा अगर पीपलकोटी की हम बात कर लें तो यहाँ पे लगातार मलबा गिरने का सिलसिला अभी भी जारी है और लगभग 4 से 5 घंटे मार्ग को सुचारू करने में लग रहे हैं। तो जो यात्री हैं जो ऋषिकेश की तरफ जा रहे हैं या बद्रीनाथ धाम की तरफ ऋषिकेश से आ रहे हैं, उन्हें रास्ते में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए नितिन। उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है, जिससे कि कई इलाकों में तबाही भी हुई है। वहीं उत्तराखंड में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी समेत प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। देहरादून में राजधानी में देर रात तक बारिश जारी रही है। कई इलाकों में मूसलाधार बारिश भी हुई है और तेज बारिश को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है और साथ ही बताया जा रहा है कि ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून लिए चलते सहयोगी भारती सकलानी हमारे साथ जुड़ गई हैं। भारती, जरा बताइए, मौसम को देखते हुए बताया जा रहा है कि ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट मूड पर है, अभी क्या अपडेट? लगातार बारिश हो रही है देर रात से चांदनी और इस वक्त भी बारिश का सिलसिला जारी है। सुबह से ही तेज बारिश हो रही है राजधानी देहरादून की अगर मैं बात करूं, इसके अलावा अलग अलग जिलों में भी बारिश हो रही है। आज तेज बारिश का अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से दिया गया है। कुमाऊं के हल्द्वानी, नैनीताल, उधम सिंह नगर ये वो जिले रहेंगे जहां पर ऑरेंज अलर्ट दिया गया है, तेज बारिश की संभावनाएं जताई गई है। इसके अलावा गढ़वाल के जिलों के लिए भी मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से तेज बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। अगले 2 से 3 दिन के लिए ये इसी तरीके से बारिश रहने वाली है, ऐसा मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक बता रहे हैं। कई जगह पर देखने को मिल रहा है इस बारिश की वजह से जल भराव हो गया है, स्टेट हाईवे बंद है, इसके अलावा 275 सड़क तक बंद है। अगर बात की जाए ये जो बारिश लगातार हो रही है चांदनी, इसकी वजह से सड़कों को खोलने में काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। जी भारती, अगर बात करें उत्तराखंड की तो लगभग आधे से ज्यादा उत्तराखंड में भारी बारिश हो रही है और ये मंजर अभी भी लगातार जारी है। लेकिन अभी स्कूल को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? क्या स्कूल अभी बंद रहेंगे? क्योंकि कुछ जगहों पर ये निर्णय लिया गया है कि स्कूल को नहीं खोला जाएगा। 4 दिन की छुट्टी के बाद देखिए आज स्कूल खुल रहे हैं। कल हरेला की छुट्टी थी और उससे पहले बारिश का अलर्ट था, उसके मद्देनजर स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया था, लेकिन आज से स्कूल खुल रहे हैं। और इसमें भी बड़ी बात ये मैं बता दूं कि 1000 से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जो डी कैटेगरी में शिक्षा विभाग ने रखे हैं, जो जर्जर हालत में। अब ऐसे में इन स्कूल्स में, इन इमारतों में बच्चों का पढ़ना कहीं ना कहीं अलार्मिंग सिचुएशन है और लगातार ये कहा जाता है कि बजट जारी हो चुका है इन स्कूल की मरम्मत के लिए, लेकिन अभी तक ये कहा जा सकता है कि इन्हीं स्कूल्स में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। आज से स्कूल खुल रहे हैं और आज इसी कंडीशन में, जैसे कि तेज बारिश हम देख ही रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया भारती जानकारी साझा करने के लिए। हरिद्वार से खबर मिल रही जहां पर भीमगौड़ा बैराज का एक गेट टूट गया था, जिसे बदला जाएगा। वहीं गेट की ठीक करने का काम जो है वो भी शुरू हो गया है। बरेली से चैनल गेट मंगाए जा रहे हैं। बैराज के 5 गेट बदले जाने की बात भी सामने आई है। हरिद्वार में बारिश से वार्निंग लेवल के पास गंगा बह रही है। वहीं बैराज का गेट टूटने से मैदानी इलाकों में खतरा बना हुआ है। हमारा जो गेट नंबर 10 है ये डिफ्लेक्शन के कारण बाहर आ गया, इसको बदलवाया जाना प्रस्तावित था, उसमें कार्य चल रहा था। गेट नंबर 10, 11, 9, 8 और 15 ये बदलवाए जाने प्रस्तावित थे।
इससे किसी को जान माल को कोई खतरा नहीं है। ये एक नॉर्मल इसमें था, इसको बदलवा के 1-2 दिन में ठीक करा दिया जाएगा। हरिद्वार लिए चलेंगे सहयोगी पुलकित हमारे साथ जुड़ गया है। पुलकित, जरा बताइए, क्योंकि लगातार भारी बारिश हो रही है, उसके बाद जो 5 गेट बदले जाने हैं बैराज के आसपास के, उसको लेकर क्या जानकारी और मिल पा रही है? किस तरीके से प्रशासन वहां पर अलर्ट और किस तरीके से काम किया जा रहा है? जी देखिए, बारिश इस वक्त हरिद्वार में भी जारी है और देर रात से यहाँ पर तेज बारिश हो रही है। इसके चलते जो है कई जगहों पर जलजमाव हो गया है और बारिश में जो है अक्सर गंगा नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ जाता है। इस समय पर भी जो गंगा नदी का जलस्तर है वो चेतावनी स्तर के पास बह रहा है। देखिए, ये जो गंगा नदी पहाड़ी क्षेत्रों से निकलकर जब मैदान में प्रवेश करती है तो उसके पास में हरिद्वार में जो एक भीमगौड़ा बैराज पड़ता है, काफी बड़ा यह बैराज है और बहुत ज्यादा गंगा की धारा को नियंत्रित करने के लिए काफी महत्वपूर्ण बैराज है, क्योंकि इस बैराज से जो पानी ज्यादा छोड़ा जाता है तो हरिद्वार जिले के और उससे आगे उत्तर प्रदेश के जो कुछ तटीय क्षेत्र है, गंगा तट के किनारे जो कुछ गांव बसे हुए हैं, वहां पर जो है बाढ़ की आशंका बनी रहती है। तो ऐसे में पिछले 2 दिन पहले यहाँ पर ये गंगा बैराज का जो 10 नंबर गेट था, ये गेट जो है टूट गया था, क्योंकि श्रीनगर बैराज से पानी छोड़ा गया था और जिस तरह से पानी का फ्लो भीमगौड़ा बैराज तक पहुंचा तो उसके बाद ये गेट जो है टूट गया था, टूटकर बाहर आ गया था। इस तरह की तस्वीरें भी हमने दिखाई कि कितनी जो विकराल तरीके से जो है वो पूरा गेट है, भीम का गेट है, वो पूरी तरह से बाहर आ गया था। तो अब अधिकारी जो है उसको बदलवाने की कवायद शुरू उन्होंने कर दी है और युद्ध स्तर पर उसको बदला जा रहा है। अधिकारियों का दावा है कि 5 गेट जो है बैराज के ये प्रस्तावित थे पहले से ही बदले जाने और उन 5 गेटों को बदलने की प्रक्रिया जो है अब शुरू कर दी है। बरेली से जो है गेट मंगाए गए हैं, बड़ी बड़ी मशीनें मंगाई गई हैं, इंजीनियरों की भी भीड़ अब यहाँ पर जमा हो गई है और जल्द से जल्द उसको बदला जाएगा। लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह उठता है, क्योंकि 2013 में जब आपदा आई थी तो उसके बाद ही भीमगौड़ा बैराज के कुछ गेट जो है क्षतिग्रस्त हो गए थे, टूट गए थे, जिसके कारण बहुत ज्यादा जलस्तर जो है वो मैदानी इलाकों में पहुंचा था और डाउन स्ट्रीम में बहुत ज्यादा गांवों को उससे नुकसान हुआ था। तो अगर ये जो गेट थे पहले से बदले जाने प्रस्तावित थे, क्षतिग्रस्त थे, तो मानसून सीजन से पहले उसको क्यों नहीं बदला गया? यहाँ पर एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। जो अधिकारी हैं यूपी सिंचाई विभाग के, उनकी कार्यशैली पर भी यहाँ पर सवाल खड़ा होता है। लेकिन अब उनका कहना है कि जो गेट हैं 5 के 5 गेट जो है उनको बदल दिया जाएगा और जो 10 नंबर गेट जो टूटा है उससे किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो जल के जो फ्लो से, पानी के फ्लो से पूरी तरह से वो पहले ही फ्री था और पानी को रोकने का वो गेट काम नहीं कर रहा था। इसलिए उसके टूट जाने से, उसके वहां से हट जाने से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। अब जल्द से जल्द इन सभी क्षतिग्रस्त इस गेट को और उसके अलावा जो ठीक से काम नहीं कर रहे थे, जो गेट, जो चैनल गेट काम नहीं कर रहे थे, उनको भी अब बदल दिया जाएगा। इस तरह का दावा यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारी कर रहे हैं। जी, शुक्रिया इस जानकारी के लिए पुलकित। राज्य के उद्यान विभाग में हुए करोड़ों के घोटाले पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और सरकार को आज कोर्ट में जवाब देना है। तो सीबीआई को भी कोर्ट में बताना है कि प्रारंभिक जांच हो सकती है या नहीं। राज्य में उद्यान विभाग में करोड़ों का घोटाला हुआ है, जिस पर हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है। नैनीताल, पिथौरागढ़ समेत अन्य जिलों में पौधे लगाने के नाम पर हुए इस खेल में कई अधिकारी भी सवालों के घेरे में हैं। तो घोटाले को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई बेहद अहम है। उद्यान विभाग में घोटाले का मामला सामने आया। वीरेंद्र बिष्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं नैनीताल से। वीरेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? आज इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है, लेकिन सुनवाई में किन किन पर गाज गिरने की बात सामने आ रही है? देखिए, सबसे पहले तो आज सीबीआई को अपना पक्ष कोर्ट में रखना है और ये बताना है कि इस पूरे मामले को लेके सीबीआई जांच हो सकती है या नहीं, या सीबीआई प्रारंभिक जांच इस मामले में कर सकती है या नहीं। इसके अलावा सरकार को अपना पक्ष रखना है, क्योंकि जिस तरह से राज्य में करोड़ों का घोटाला उद्यान विभाग में हुआ है और खास तौर पर जिस तरह से नैनीताल या पिथौरागढ़ या उत्तरकाशी जो जिले हैं, वहां पर जो नर्सरी लगाने के नाम पर या फिर जिस तरह से बागान लगाने के नाम पर ये घोटाले किए गए थे और एक कंपनी को टेंडर भी इसका दे दिया गया था और उसी कंपनी के नाम पर करोड़ों के जो वारे न्यारे किए गए हैं। और खास तौर पर अगर देखा जाए तो जिस तरह से एक ही दिन में वर्क ऑर्डर निकाला गया, उसी दिन जम्मू कश्मीर से पौधे आ गए और उसी दिन वो पौधे बागानों में किसानों को बांट भी दे दिए गए और साथ ही जो किसान हैं उनको कम दाम में पौध खरीदने के बाद और ज्यादा दाम में किसानों को उपलब्ध करा दिया गया। और जो जम्मू कश्मीर की जिस नर्सरी से इन पौधों को खरीदा गया, उस नर्सरी की इतनी कैपेसिटी नहीं थी जितने पौधे उत्तराखंड उद्यान विभाग ने खरीद डाले। हालांकि आज पूरे मामले पर सुनवाई होनी है और जो सरकार है उनको पक्ष रखना है। और दीपक करकेती जो याचिकाकर्ता हैं, उन्होंने साफ तौर पर कोर्ट में ये सवाल उठाए हैं कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। हालांकि पिछली डेट पर
हाईकोर्ट इस मामले पर सुनवाई के दौरान यह भी कह चुका है कि पूरे मामले को सीबीआई को रेफर कर देते हैं, क्योंकि जहां तहां जो उद्यान विभाग हैं या फिर जो उद्यान अधिकारी हैं इस मामले पर उनकी संलिप्तता दिख रही है और नैनीताल उद्यान विभाग का तो पूरा रिकॉर्ड ही सीज कर दिया गया। आज का दिन अहम है और हो सकता है कि अगर सीबीआई को इस पूरे मामले को डायरेक्शन हो गए और सीबीआई अपना पक्ष कोर्ट में यह दे देती है कि वो इस मामले की प्रारंभिक जांच करेंगे, तो जो कई अधिकारी हैं उत्तराखंड स्टेट के, हालांकि इससे पहले जो उद्यान निदेशक हैं उनको राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया था, लेकिन अब जो है जो जिलों के अधिकारी हैं, चाहे वो उद्यान अधिकारी उत्तरकाशी हो, नैनीताल हो, पिथौरागढ़ हो, उन पर भी गाज गिरने की संभावनाएं हो सकती हैं। जी ठीक है, शुक्रिया इस जानकारी के लिए वीरेंद्र। नीति आयोग द्वारा तैयार निर्यात तैयारी सूचकांक 2023 में उत्तराखंड को समग्र रूप में देश भर में 9वीं रैंक और हिमालयी राज्यों में पहला स्थान मिला है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसे राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है। इसके साथ ही ये निर्यात अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए राज्य सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षों में किए गए प्रयासों का प्रतिफल है। राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड निर्यात नीति का मसौदा भी तैयार किया गया है। राज्य में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई है। उसमें आपको बताते चले कि कृषि और बागवानी, स्वास्थ्य और आयुष, साथ ही ऑटोमोबाइल्स, पर्यटन, हथकरघा और हस्तशिल्प और शैक्षिक सेवाएं प्रमुख हैं। सीएम ने यह भी कहा है कि आने वाले समय में दिल्ली एनसीआर और उत्तराखंड के बीच यात्रा का समय कम हो जाने से राज्य से निर्यात में प्रभावी ढंग से वृद्धि होगी। कल सीएम धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बड़ी बैठक की है और वर्चुअली ये बैठक हुई। ड्रग ट्रैफिकिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह बैठक ली, जिसमें सीएम धामी वर्चुअली जुड़े। इस मीटिंग में 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग फ्री बनाने का लक्ष्य रखा गया है और युद्ध स्तर पर ड्रग ट्रैफिकिंग के अभियान के खिलाफ ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। धामी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, इसका सटीक जवाब शायद किसी के पास नहीं है, लेकिन इस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एक बड़ी बात भी सामने आ रही है। आखिर ये बड़ी बात क्या है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कब करेंगे, ये सवाल लगातार रहस्यों में घिरा हुआ है। लेकिन इस रहस्य के बीच भविष्य में बनने वाले मंत्रियों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक संघ और बीजेपी संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने सीएम धामी को एक ऐसी सलाह दी है जिससे मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रही कवायद और मुश्किल में पड़ गई है, क्योंकि दोनों ने ही ऐसे विधायकों को मंत्री पद से दूर रखने की सलाह दी है जो बीजेपी में नए नवेले हैं या जिनका बैकग्राउंड बीजेपी या संघ का नहीं है। हालांकि बीजेपी संगठन के लोग इस पर कुछ भी खुलकर नहीं बोल रहे हैं। ये तो मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और सभी विधायक उत्तराखंड के योग्य हैं। वो केंद्र जिसको भी चाहेगी उनको मंत्री बना सकती है। भले ही बीजेपी संगठन के लोग कुछ भी साफ साफ ना बोले, लेकिन बीजेपी और संघ पदाधिकारियों की सलाह सीएम धामी के लिए काफी अहम है, जिससे बीजेपी के कुछ पुराने और युवा नेताओं का मंत्री बनने का रास्ता साफ हो सकता है। तो अभी जो है मैं समझता हूं कि जो प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व है वो जो निर्णय लेगा वो सर्वमान्य होगा और उसमें पुराने भी हो सकते हैं, नए भी हो सकते हैं, कोई इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है और पार्टी का जो आदेश होगा मुझे उस आदेश का मैं पालन करूंगा। मैं एक पार्टी ने मुझे विधायक बनाया है और विधायक के रूप में मैं रात दिन जनता की सेवा कर रहा हूं और मैं आज पार्टी के ही आशीर्वाद से दूसरी बार का विधायक हो गया हूं और पार्टी जहां पर भी मुझे काम करने का मौका देगी वहां काम करूंगा। जाहिर है कि मंत्रिमंडल विस्तार सीएम धामी के लिए एक बड़ा फैसला है और फैसले से पहले मिली सलाह इससे निर्णय को भी और ज्यादा पेचीदा बनाया गया। ऐसे में मंत्रिमंडल का विस्तार काफी दिलचस्प रहने वाला है। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। कांग्रेसी अपने सीनियर नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बात को 4 दिन में ही भूल गए हैं। एक प्रोग्राम में एक साथ दिखने के
बजाय बड़े नेता अलग अलग शहरों में दिखे हैं। जब पौड़ी में न्याय स्वाभिमान यात्रा निकल रही थी, तब गढ़वाल के 2 बड़े नेता देहरादून में और सबसे बड़े नेता हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। क्या पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कर लेंगे? क्या वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर लेंगे? और क्या महासचिव केसी वेणुगोपाल कर लेंगे? 4 दिन पहले दिल्ली में 4 घंटे तक कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं ने मीटिंग की। मीटिंग में उत्तराखंड के नेताओं को समझदारी के साथ मिलकर आगे चलने का पाठ पढ़ाया गया। पर सोमवार को जो तस्वीर दिखी, उससे ये साफ हो गया कि राहुल गांधी की बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। पौड़ी से 5 दिन की न्याय स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत हुई तो बड़े नेताओं के नाम पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा और गढ़वाल से संवाद का चुनाव लड़ चुके मनीष खंगूड़ी ही दिखे। ठीक इसी वक्त गढ़वाल के 2 बड़े नेता गणेश गोदयाल और प्रीतम सिंह अग्निवीर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो हरिद्वार में हरीश रावत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाढ़ का हाल जनता को बता रहे थे। तो क्या राहुल गांधी की बात एक झटके में सब नेता भूल गए? यार अभी तो दिल्ली से आए हुए घंटे नहीं हुए, कहाँ अलग अलग है, सब एक है, सब एक है और सबके साथ मैं हूँ। राहुल गांधी जी ने ये नहीं कहा कि सब एक जगह रहो। राहुल गांधी जी ने ये कहा कि सब एक सुर में बोलिए। तो हम सब एक सुर में बोल रहे हैं। हमारे कुछ साथी पौड़ी में बोल रहे हैं, हमारे वरिष्ठ नेता रुड़की में बोल रहे हैं, आज प्रीतम भाई और हम यहाँ देहरादून में थे तो हम यहाँ बोल रहे हैं, पर बोल सब एक बात रहे हैं, बोल सब वही रहे हैं जो राहुल गांधी जी की भावना है। कांग्रेस में नेता सिर्फ अलग अलग जगहों पर ही नहीं दिख रहे, बल्कि बैठकों से लेकर मंचों तक में नेताओं का कॉम्बिनेशन भी बदला दिख रहा है। हरीश रावत और करण मेहरा दिल्ली की बैठक में जहां एक तरफ दिखे, तो गणेश गोदयाल और प्रीतम सिंह दूसरी तरफ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी गोदयाल को प्रीतम का साथ मिला, पर हरीश रावत न्याय स्वाभिमान यात्रा के लिए पौड़ी नहीं पहुंचे। सबसे सीनियर नेता हरीश रावत खुद मानते हैं कि दिल्ली की बैठक से लौटे अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता। तो सवाल यही है कि गढ़वाल में न्याय स्वाभिमान यात्रा के पहले दिन सब नेता साथ नजर क्यों नहीं आए? दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। उत्तराखंड कांग्रेस की सीनियर लीडर और पूर्व सांसद ने अग्निवीर योजना को रोजगार विरोधी करार दिया है। पिथौरागढ़ दौरे पर पहुंचे टमटा ने बताया कि अग्निवीर योजना के खिलाफ उत्तराखंड कांग्रेस 2 महीने तक यात्राएं निकालेगी। इस यात्रा में करीब 10 दिन राहुल गांधी भी शामिल रहेंगे, साथ ही कुछ दिन प्रियंका गांधी भी यात्राओं का हिस्सा बनेंगी। कांग्रेस नेता ने कहा है उत्तराखंड में सबसे अधिक युवा फौज में जाते हैं और ऐसे अग्निवीर योजना से उत्तराखंड को ज्यादा नुकसान हुआ है कि पूरे 2 महीने कम से कम इस अग्निवीर योजना के विरोध में किस तरह अग्निवीर योजना ने उत्तराखंड के नौजवानों के साथ, उत्तराखंड के लोगों के साथ छल किया और किस तरह से हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर किया है। इसके लिए एक बड़ी पदयात्रा संपूर्ण उत्तराखंड में होगी। बात करेंगे देहरादून की। यहां लच्छीवाला टोल प्लाजा पर बाइक सवार ने महिला को टक्कर मार दी। बाइक सवार के टक्कर मारते ही महिला हवा में उछली और काफी दूर जाकर गिरी, जबकि बाइक सवार फरार हो गया। बताया जा रहा है कि महिला टोल की कर्मचारी है और ये वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। और फिर वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे बाइक सवार ने महिला को टक्कर मारी और ये दर्दनाक हादसा। मॉनसून की बारिश जहां एक और आफत बरसा रही है, तो वहीं 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे सुंदर फूलों की घाटी अपने रंग बिरंगे फूलों से खिल रही है। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल फूलों की घाटी इन दिनों पर्यटकों के आवागमन से गुलजार है। बारिश के बावजूद भी फूलों की घाटी में भारी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। ग्लेशियर के ऊपर से कठिन रास्तों को पार कर घाटी का दीदार कर रहे हैं। घाटी में चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिल रहे हैं। 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक फूलों की घाटी अपने रंग में रंगी रहती है। इस दौरान यहाँ 500 से अधिक प्रजाति के फूल खिलते हैं। वैली ऑफ फ्लावर पहली बार आई हूँ। मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। शुरू जैसे हम आए उस टाइम पे तो पूरा बादल लगे हुए थे, तो पूरा अच्छे से क्लियर इतना विजिबल नहीं था हमारे लिए। उस टाइम बहुत टफ लग रहा था कि हम कहाँ आ गए। लेकिन जैसे हमने शुरू किया वैली ऑफ फ्लावर, फिर हमें काफ़ी डिफरेंट फ्लावर्स दिखे। हमने देखा कि हम
बहुत सारी चीज़ें यहाँ की ऐसी भी थी जो तो हमें पता ही नहीं था कि वो कैसे होता है, हमने वो भी देखा। वैली ऑफ फ्लावर में आई हूँ, जो मेरा फर्स्ट टाइम है और मेरा एक्सपीरियंस जो है बहुत ही अच्छा रहा है। इससे पहले भी बहुत जगह गए हैं, ऐसे नेचर को देखने, एक नेचर को क्लोज से देखा और बहुत ज़्यादा फूल देखे, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स देखे, उन सन में उनके व्यूज़। तो ये मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है यहाँ पे। मतलब मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैंने इतनी स्पीसीज़ मुझे देखने को मिलेगी। देखने को तो दूर की बात, मुझे याद मतलब इतनी सारी स्पीसीज़ याद हो गई, इतना मैंने एक्सपेक्ट तक नहीं किया था। मैं इतनी जल्दी चीज़ें याद कर लूँगी क्योंकि यहाँ पे प्लांट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। 1 जून से फूलों की घाटी सैलानियों के लिए खुल गई थी। अभी तक 3788 सैलानी फूलों की घाटी पहुँचे हैं, जिसमें से 68 विदेशी सैलानी भी शामिल हैं। फूलों की घाटी के रास्ते सुगम बना दिए गए हैं। इस साल एक दिन फूलों की घाटी सैलानियों के लिए बंद रही, लेकिन उसके बाद निरंतर फूलों की घाटी में हर दिन 100। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, और खबरें आगे भी जा रही हैं। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।